हेलो विद्यार्थियों। आज हम जिन विचारकों के ऊपर चर्चा करेंगे वो है अनुबंधवादी विचारक या संविदावादी विचारक। ये वो विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के माध्यम से हुई थी, और यह जो धारणा है अनुबंधवादी सिद्धांत की, ये 17वीं-18वीं शताब्दी में रही, जो राज्य के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के आधार पर किसी न किसी प्रकार से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को होना मानते हैं। तो सबसे पहले जो सोफिस्ट हैं, जो ग्रीक काल में प्लेटो और सुकरात के समय जो सोफिस्ट हुआ करते थे, जो कि एक व्यापार के रूप में ज्ञान देने का काम किया करते थे, उन्होंने सबसे पहले इसका समर्थन किया। फिर रोमन विचारक हैं, एक्विनास है, रिचर्ड हुकर है, ग्रोसियस है, स्पिनोजा है। तो समय समय पर ये वो सभी विचारक हैं जिन्होंने इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के माध्यम से की गई। लेकिन पूर्ण व्यवस्थित ढंग से जिन विचारकों ने इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया, उनमें हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, जिन्हें संविदावादी विचारक कहा जाता है। तो इनमें जो सर्वप्रथम जिन्होंने यह सिद्धांत व्यवस्थित रूप में देने का काम किया वो हैं थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स जो कि ब्रिटेन के थे, और उन पे उस समय की परिस्थितियों और उस समय की जो घटनाएं थी, उन्होंने बड़ा गहरा प्रभाव डाला उनको एक चिंतक बनने के लिए। और उनके जो भी उन्होंने अपने चिंतन या अपने जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनको उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी स्पष्ट झलक उन्होंने अपने चिंतन में शामिल की, और उसके आधार पे एक समाधान के रूप में उन्होंने अपना एक विस्तृत दर्शन प्रस्तुत किया। तो वैज्ञानिक राजनीति दर्शन या वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान के जो पिता थॉमस हॉब्स को कहा जाता है, उस समय इंग्लैंड का जो गृह युद्ध है उसका उनके दर्शन पर बड़ा गहरा प्रभाव था, जिसके कारण उनको वहाँ से निर्वासित होना पड़ा। वो भागकर फ्रांस चले गए थे, और वहाँ रहकर उन्होंने अपना सिद्धांत निर्माण संबंधी या चिंतन संबंधी कार्य किया, कई अपनी रचनाओं के माध्यम से। और उस गृह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए और उस प्रकार की स्थिति कहीं वापस से स्थापित नहीं हो, इसके लिए उन्होंने एक निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थन किया, जो कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित होगी। तो हॉब्स ने अपना संपूर्ण राजनीतिक चिंतन समय समय पर कई पुस्तकों के माध्यम से दिया, जैसे डी सीवे, जिसमें उन्होंने संपूर्णता की परिभाषा एवं उसका स्पष्टीकरण किया, डी कार्पोरे, जिसमें उन्होंने प्रकृति का विवेचन किया, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन, जो कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें उन्होंने अपना संपूर्ण निरंकुशतावादी राजतंत्र का जो सिद्धांत है या चिंतन है वो इसमें प्रस्तुत किया। एक लास्ट पुस्तक और थी उनकी, डी होमेनी। तो ये वो तमाम रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया, और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है लेवाइथन, जिसमें उन्होंने अपने भौतिकवादी राजनीतिक चिंतन का चित्रण प्रस्तुत किया। और यह चिंतन उसकी ज्ञान की अनुभव मूलक प्रणाली पर आधारित है। जो भी अनुभव उन्होंने अपने पैदा होने से या बाल्यकाल से और युवा होने तक जो भी अनुभव उन्होंने सहा या देखा, उसके आधार पे उन्होंने इस प्रणाली को अपनाया और उसके आधार पे अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। उन्होंने अपने जो एक पद्धति और जो प्रणाली उन्होंने अपने दर्शन के अंतर्गत अपनाई वो है, हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट प्रणाली, यानी संकल्पनात्मक रचनात्मक प्रणाली, जिसमें उन्होंने यह तकनीक काम में ली कि कोई भी जिसमें सर्वप्रथम किसी वस्तु के दोषों का पूर्ण विश्लेषण करके और तत्पश्चात उन्हें दूर कर उस वस्तु को कार्य करने योग्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार की रिजोल्यूटिव कंपोजिट प्रणाली को उन्होंने अपने चिंतन में स्थान दिया। हॉब्स का जो राजनीतिक चिंतन है वो मूलतः 3 बातों से प्रभावित हुआ है। एक तो इंग्लैंड का गृह युद्ध, उसके समकालिक समय के वैज्ञानिक आविष्कार और उनकी जो विदेशी यात्राएं रही। तो इन सारी ये 3 बातों से उन्होंने जो अनुभव महसूस किया और उसके आधार पर उन्होंने अपना समझ जो चिंतन है उसका चित्रण किया। इंग्लैंड का जो गृह युद्ध रहा उसका उन पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा,
क्योंकि वो जब गर्भ में थे तो उस समय ऐसी स्थिति वहाँ विद्यमान थी, और जन्म हुआ तब भी इस प्रकार की विद्यमान थी, इसलिए उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो भय का शिशु है। हॉब्स जो वैज्ञानिक खोजें हुई उस समय उनसे बड़ा प्रभावित हुए थे। विशेषकर जो यांत्रिक विज्ञान के गति के नियमों की खोज है उनसे वो बड़े प्रभावित थे, क्योंकि वो मानते थे कि यांत्रिक विज्ञान ने स्पष्ट किया है कि संपूर्ण सृष्टि गति के नियमों से संचालित होती है। वो कहते हैं कि ये संपूर्ण जो सृष्टि एक पिंड के समान है और जो गति के नियमों से संचालित होती रहती है, और उन्हीं नियमों के माध्यम से इसको संपूर्ण रूप में समझा जा सकता है। चूँकि जो मनुष्य है वो भी एक प्रकृति का अंग है और वह एक मशीन है जो स्वयं की गति के नियमों से संचालित होता है। यही उनका वैज्ञानिक यांत्रिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, जो कि उनके राजनीतिक दर्शन का मूल आधार रहा है। आगे हॉब्स का जो राजनीतिक चिंतन है वो मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि वे मनुष्य के स्वभाव का चित्रण करते हुए कहते हैं कि इसके अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का सांगोपांग वर्णन होता है। अर्थात वो मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू और प्रतिस्पर्धी होता है, और ऐसा मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता है, और इस स्थिति के कारण कला, साहित्य, दर्शन इनका किसी का विकास नहीं होता है, और मनुष्य के जीवन की सुरक्षा ऐसे माहौल में बिल्कुल असंभव होती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए या ऐसे मशीनी रूपी व्यक्तियों के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए एक राज्य के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जाती है, और इसकी पूर्ति एक सामाजिक समझौते के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार का दर्शन उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से एक निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को स्थापित करना अपना उन्होंने मुख्य ध्येय बनाया। तो अभी हमने वैज्ञानिक यांत्रिक भौतिकवाद के सिद्धांत के ऊपर चर्चा की। अब उनका जो अगला विचार है वो है मानव स्वभाव। तो हॉब्स के अनुसार जो मनुष्य है वो मूलतः स्वार्थी, झगड़ालू, प्रतिस्पर्धी, लालची होता है। हॉब्स ने अपने दर्शन में यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य ऐसा क्यों होता है। इसके जवाब में हॉब्स कहता है कि मनुष्य गति के नियमों से संचालित होता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव को गति के द्वारा स्नायु तंत्र तक पहुंचाता है। इससे जो स्नायु तंत्र है उसमें कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये संवेदनाएं ही मनुष्य का विचार होती है। अर्थात मनुष्य के जो अच्छे बुरे विचार है इन्हीं संवेदनाओं से बनते हैं, और संवेदनाएं उसके मन के अनुकूल होती हैं, और उनके प्रति वह अभिलाषा रखता है। जिनके प्रति मन में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है उनके प्रति वह घृणा करता है, और जिन वस्तुओं के प्रति वह अभिलाषा रखते हैं उनके प्रति वो आकर्षण रखता है। तो जो उसके मन को जो अच्छा लगता है उसके प्रति वो आकर्षण रखता है, जो उसको खराब लगता है उसके प्रति वो घृणा रखता है। तो जिन वस्तुओं से उसको घृणा होती है उसके प्रति वह विकर्षण रखता है। चूँकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा आनंद चाहता है, और आनंद सभी मनुष्य चाहते हैं, और आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? संसाधनों से, और ये संसाधन ही शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि हमने बीए पार्ट फर्स्ट में आपको बताया कि क्यों संघर्ष होता है, क्यों राजनीति का संचालन किया जाता है, जो सामाजिक गतिविधि के रूप में होती हैं उनसे नीतियों का निर्माण होता है। वो इसलिए कि जो संसाधनों का जो वितरण है वो उचित प्रकार से हो सके। तो यहाँ भी हॉब्स के इस सिद्धांत में ये जो संसाधन हैं वो शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और सभी मनुष्य शक्ति प्राप्ति की समान योग्यता और आशा रखते हैं। वे बल में भी बराबर होते हैं, इसलिए वे निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपने भय को कम करने के लिए शक्ति चाहते हैं, और अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए शक्ति चाहते हैं, लेकिन उनमें किसी को पता नहीं कि वे कितनी शक्ति चाहते हैं। तो इसलिए वो निरंतर संघर्षरत रहते हैं शक्ति की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार का उन्होंने मानवीय स्वभाव का चित्रण किया है कि इस प्रकार का जो मनुष्य है, जहाँ ना कोई सामाजिक व्यवस्था है, और वो इस प्रकार की अवस्था में हमेशा संघर्षरत रहता है, जिसके के लिए आगे जाकर हमें राज्य की आवश्यकता होती है। आगे मानवीय स्वभाव के चित्रण के बाद उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का भी वर्णन किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी, झगड़ालू, प्रतिस्पर्धी होता है।
जिसका तार्किक परिणाम यह है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य निरंतर युद्ध की स्थिति में रहते हैं। एक का सबके साथ युद्ध हमेशा चलता रहता है। तो प्रत्येक मनुष्य निरंतर भय, धोखा व आशंका के साथ जीवन यापन करता है। इससे मनुष्य दरिद्र, अल्पायु, पाशविक, घृणित और एकांगी हो गया है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार छोटे क्वेश्चन में ये जो पांचों वर्ड हैं वो अलग से भी पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था। तो वो दरिद्र, पुअर, अल्पायु, सोलिटरी, पाशविक, नेस्टी, घृणित, ब्रिटिश और एकांकी, शॉर्ट। तो इस प्रकार का जीवन मनुष्य का प्राकृतिक अवस्था में रहा है। प्राकृतिक अवस्था में राजनीतिक सत्ता न होने की वजह से कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और जो तमाम उद्योग धंधे हैं उनका विकास भी नहीं हो पाता है। और यहाँ जो न्याय है वह अन्याय, और जो नैतिक है वो अनैतिकता के मध्य कोई भेद नहीं किया यहाँ जा सकता है। क्यों? कि भेद करने के लिए ना तो समाज था, ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ थी। अंत में इस अवस्था में केवल प्राकृतिक अधिकार है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र है। प्राकृतिक कानून भी है, लेकिन उनका कोई अनुसरण नहीं किया जाता। होब्स ने यहाँ बताया कि जो प्राकृतिक जो अवस्था है उसमें लगभग 19 प्रकार के प्राकृतिक नियम हैं, जिन्हें होब्स ने शांति की धाराओं का नाम भी दिया है, लेकिन उनका व्यवस्थित रूप में अनुसरण किस प्रकार से किया जाए ऐसा बताने के लिए कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी। तो इस प्रकार से जो मानवीय स्वभाव है उसी आधार पर जो प्राकृतिक अवस्था रही, तो एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिर लोगों ने क्या किया, एक आपस में एक समझौता किया जिसे सामाजिक समझौता कहा गया। तो अब उनका अगला जो विचार है वो है सामाजिक समझौता। तो उनकी जो प्राकृतिक अवस्था की अंधकार में स्थिति है उससे बचने के लिए प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों का विवेक जागृत हो गया, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक प्राकृतिक अधिकार है, यानी अपने जीवन की रक्षा का अधिकार। तो उसके भय से उनका विवेक जागृत हो गया और वे अपने विवेक के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग पर बल देने लगते हैं। तो राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने एक सामाजिक समझौता करने पर बल दिया और सभी मनुष्यों ने मिलकर यह समझौता किया कि मैं अपने सभी अधिकारों को और अपने ऊपर शासन करने के अधिकार को इस शर्त पर त्यागता हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। सभी मनुष्य हैं जो कि प्रतिस्पर्धी हैं, स्वार्थी हैं, वो इस बात पे आकर यहाँ आकर इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि मैं अपने सारे अधिकार छोड़ता हूँ, जैसे आप भी अपने सारे अधिकार त्याग दें और उसमें शासन का अधिकार भी उसमें शामिल होगा। तो इस प्रकार का समझौता लोगों ने आपस में किया। इसकी विशेषताओं के बारे में हम देखें तो यह समझौता क्या है, सामाजिक है, शासकीय नहीं, क्योंकि यह समझौता जो व्यक्ति हैं उन्होंने आपस में ही मिलकर किया। इसके बाद शासन की स्थापना होती है और जो शासक है वो इस समझौते का भाग नहीं है। चूँकि जो राजा या जो शासक है वो समझौते का अंग नहीं है, इसलिए उस पर संविदा भंग का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति सभी अधिकार राजा को सौंप देते हैं और अपने पास प्रतिरोध करने का अधिकार भी वो नहीं रखते हैं। केवल एकमात्र ऐसी दशा यदि उत्पन्न हो जाए जिससे कि शासक या राजा उनके जीवन को संकट में डाले, तो उस स्थिति में वो उस राजा का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि जो जीवन जीने का जो अधिकार है वो जब खतरा में रहता है तो उस स्थिति में वो राजा का विरोध कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने पूर्व में बताया कि प्राकृतिक अवस्था में केवल एक प्राकृतिक अधिकार था, जीवन रक्षा का, और उसी जीवन रक्षा का जो प्राकृतिक अधिकार है उसको व्यवस्थित रूप में ढालने के लिए ही वो आपस में सामाजिक समझौता करते हैं। तो इस प्रकार की जो अपवादजनक जो परिस्थिति है उसमें ही वो केवल राजा या शासन का विरोध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक इस समझौते के फलस्वरूप जो उत्पन्न जो राज्य होगा वो निरंकुश राजतंत्रीय स्वरूप का होगा, जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करेगा और उस पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं रहेगी। क्योंकि इस प्रकार से जो राजा होगा वो ये समझा जाए कि वो स्वयं तो गलती करेगा ही नहीं, वो कि सदा लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करेगा, उन्हें व्यवस्थित जीवन जीने के गुर वो सिखाएगा। उन्होंने बाद में बताया कि समझौते के फलस्वरूप एक सभ्य समाज
या राज्य का निर्माण होगा जिसे कॉमनवेल्थ नाम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक समझौते के माध्यम से एक सभ्य समाज या राज्य का निर्माण की बात कही, जो कि कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाएगा, कॉमनवेल्थ के रूप में वो होगा। तो इस प्रकार जो हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वो इस प्रकार से है कि लोगों ने आपस में एक समझौता किया और उसके माध्यम से एक सभ्य समाज और एक राज्य का निर्माण उन्होंने इसके माध्यम से किया। अब आलोचक जो इस पर ये सवाल उठाते हैं कि जो सिद्धांत है सामाजिक समझौते का, तो उसमें ये बोलते हैं कि जैसी प्रकार के मानवीय स्वभाव था, जिस प्रकार की जो प्राकृतिक अवस्था थी, उस अवस्था में लोगों के पास इतना विवेक होना ही नहीं चाहिए कि वो इस प्रकार से कॉमनवेल्थ की रचना कर सकें, क्योंकि जो मनुष्य है वो स्वार्थी है, झगड़ालू है। तो अचानक उनको ये कब आभास हुआ जिससे या विवेक जागृत हुआ कि उन्होंने सामाजिक समझौते का करके एक राज्य की स्थापना उन्होंने कर ली। तो इस दृष्टि से इसकी आलोचना भी हॉब्स को झेलनी पड़ी। अब हम उनके राज्य का जो स्वरूप है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि जो उनका राज्य है वो एक सभ्य समाज होगा और निरपेक्ष राजतंत्रीय स्वरूप का होगा, जो सभी मनुष्यों को आत्म संरक्षण सुनिश्चित करवाएगा, क्योंकि इसी गारंटी के आधार पे वो आपस में समझौता करते हैं, अपने अधिकारों का त्याग करते हैं और उसके बाद एक सभ्य समाज की स्थापना वो करते हैं। अब यदि हम इसकी आलोचना करें तो जो प्रोफेसर वहान हैं उन्होंने कहा है कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वो कोई मनुष्य की सुरक्षा नहीं बल्कि एक दासता का बंधन पत्र है, क्योंकि इसके माध्यम से जो सभी व्यक्ति हैं वो अपने सभी अधिकारों को एक संप्रभु रूपी जो शासक है उसको सौंप देते हैं और अपने पास प्रतिरोध का अधिकार भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, वो राजा या शासन स्वेच्छाचारी रूप से होगा और वो अपना शक्तियों का मनमाना प्रयोग उनके ऊपर कर सकता है। दूसरा जिसकी चर्चा हमने अभी की कि लोगों में सद्गुण नहीं थे, विवेक नहीं था, तो कैसे अचानक उनमें ये सद्गुण और विवेक जागृत हो गए कि उन्होंने एक सामाजिक समझौता करके एक सभ्य समाज रूपी कॉमनवेल्थ की रचना उन्होंने कर ली। एक इस रूप में भी इसकी आलोचना कर सकते हैं कि हॉब्स का जो स्वार्थी मनुष्य है वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए राज्य के निर्माण की आवश्यकता पर बल देता है, जो कि एक विवेक की ही मांग है। लेकिन इस प्रकार का स्वार्थी मनुष्य उसमें अचानक से विवेक जाग जाए, इसकी संभावना बिल्कुल भी कम दिखाई देती है। तो उक्त आलोचनाओं के बाद तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो उनका जो संविदा सिद्धांत है वो एक निरर्थक है, बल्कि हॉब्स का जो संविदा सिद्धांत ही सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत में यह प्रतिपादित करता है कि राज्य का जो निर्माण है वो मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। तो इस दृष्टि से राज्य क्या हुई, एक कृत्रिम संस्था न कि प्राकृतिक। और यांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन वो करते हैं, जो राज्य के सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि सारी कल्पना रूपी बातें थी, लेकिन उसके बावजूद भी आधुनिक रूप से राज्य की जो धारणा है उसको समझने में उनका यह सिद्धांत काफ़ी योगदान देता है। तो ये उनका राज्य का स्वरूप, उनका जो समझौते का स्वरूप और उसकी जो समालोचना है उसके ऊपर चर्चा हमने की। अब हम हॉब्स का जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि संप्रभुता का सिद्धांत जैसा कि निरपेक्ष राजतंत्र की स्थापना करने पर वो बल देते हैं। तो उन्होंने जो अपनी पुस्तक लेवियथन और डी सीवे है उसमें निरपेक्ष संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया है, जो स्वरूप तय क्या है, कानूनी है। क्योंकि हॉब्स ने जिस प्रकार से जो प्राकृतिक अवस्था और मानवीय स्वभाव का चित्रण किया कि वो स्वार्थी है, झगड़ालू है, असामाजिक प्राकृतिक अवस्था थी, मशीन की तरह व्यवहार करते हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए सामाजिक संविदा के माध्यम से जिस राज्य के निर्माण की तार्किक कल्पना की वह राजतंत्रीय स्वरूप का राज्य होगा। तो इसको उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ राज्य कहा, क्योंकि इस प्रकार का राज्य या राजा ही इस प्रकार की अवस्थाओं को संभाल सकता है।
और आगे उन्होंने यह भी कहा कि शासक और शासित दोनों के हितों में इसमें समरूपता होगी। इस राज्य का शासक लेवाइथन या निरपेक्ष संप्रभु होगा जिस पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होगी। उन्होंने जिस प्रकार से राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द काम में लिया, वहीं इस निरपेक्ष राजतंत्र में जो राजा होगा उसके लिए लेवाइथन काम में लिया। उस समय जो लेवाइथन उस समय की किंवदंतियों के अनुसार एक समुद्री एक बड़ा जीव या राक्षस रूपी जीव हुआ करता था, जो बड़ा शक्तिशाली और आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था। तो इस प्रकार के शक्तिशाली रूप को देखने के बाद उन्होंने लेवाइथन शब्द को अपने राजा के लिए प्रयुक्त किया। हॉब्स ने बोंदा द्वारा संप्रभुता पर आरोपित जो तीनों सीमाएं थीं, प्राकृतिक, संवैधानिक और संपत्ति, इनको हटाया और कहा कि जो संप्रभु है वो निरपेक्ष है, असीमित है, स्थायी है, अदेय है, अविभाज्य है और विधि का मूल स्रोत है। मतलब उसकी जो संप्रभु शक्तियाँ वो असीमित होती हैं, स्थायी होती हैं, उनको बांटा नहीं जा सकता, हस्तांतरित भी नहीं किया जा सकता, और उनका जो मूल स्रोत है वो क्या होगा? कानून, क्योंकि वही न्याय और अन्याय के बीच भेद करता है। नैतिक और जो अनैतिकता के मापदंड जो कि प्राकृतिक अवस्था में नहीं थे, उनको तय करने का कार्य अब सामाजिक समझौते के बाद यह लेवाइथन ही करेगा। तो इसके जो आदेश हैं वो आदेश ही कानून रूप में माने जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो विश्लेषण उन्होंने किया उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभु है पूर्णतया निरपेक्ष है, और इस निरपेक्षता को ही उन्होंने संप्रभु का सर्वोच्च गुण माना है। और वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की अवस्था उन्होंने देखी और उसका चित्रण उन्होंने मानवीय स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था में किया, उसको देखते हुए इस प्रकार की राजा की आवश्यकता महसूस की गई और उसी के आधार पर उन्होंने अपना चिंतन प्रस्तुत किया। अब यदि हम इसकी समालोचना करें तो जो वाहन है उनका कहना है कि हॉब्स का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो अनिष्टकारी है, असंभव है। यह अनिष्टकारी तो इसलिए है क्योंकि जो मानवीय स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है, और असंभव इसलिए है कि संप्रभु के आदेश की अनुपालना जनता भय के कारण करेगी, और जनता को केवल भय से डराकर हम बहुत दिनों तक नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हॉब्स की जो निरपेक्ष संप्रभुता की धारणा है वो राजनीतिक सिद्धांतों में बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि उन्हीं के विचारों से आगे प्रेरित होकर ऑस्टिन ने संप्रभुता की एकलवादी जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया, और जिसे कि बाद में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में बड़े व्यापक रूप में पढ़ाया जाता है। और जो उनका संप्रभुता का जो विचार है वो राज्य को आज तक जीवित बनाए रखता है, क्योंकि जो उसके 5 जो अनिवार्य तत्व होते हैं राज्य के, उनमें संप्रभुता भी एक होती है। अब जो हॉब्स के जो अंतिम रूप से ये वो तमाम प्रमुख उनके जो चिंतन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन पे हमने चर्चा की। अब अंतिम रूप में कि हॉब्स का राजनीतिक चिंतन व्यक्तिवाद से शुरू होता है और निरंकुशवाद पर समाप्त होता है। इसके ऊपर भी कई बार एक बड़ा क्वेश्चन आता है, और जब हम हॉब्स की मूल्यांकन करते हैं तो उसके आधार पे यह सवाल उठता है कि वो व्यक्तिवाद से शुरू होते हैं और निरंकुशवाद पर समाप्त होते हैं। तो जैसा कि हमने ये चर्चा की कि उनका मानवीय स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, उसके आधार पे सर्वप्रथम कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए अधिकारों को सर्वोपरि हॉब्स मानते हैं, और हॉब्स स्वार्थी, झगड़ालू और असामाजिक मशीन रूपी मनुष्यों के मध्य शक्ति के लिए निरंतर युद्ध व संघर्ष की स्थिति की भी चित्रण करते हैं, और मनुष्य के जीवन की रक्षा करने हेतु और इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए तार्किक रूप से वो एक राज्य के निर्माण पर बल देते हैं, क्योंकि राज्य की स्थापना के बिना व्यक्ति की सुरक्षा के साथ साथ शांति, सभ्यता और कला का विकास भी असंभव है। तो इस अर्थ में हम हॉब्स को जो चिंतन प्रस्तुत करते हैं उसमें राज्य एक साधन होगा और व्यक्ति एक साध्य होगा। क्योंकि वो तमाम जो चिंतन या जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं वो किसके लिए करते हैं? व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के अधिकारों के लिए। तो इस दृष्टि से व्यक्ति क्या हुआ? साध्य, और इस साध्य में जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो साधन होगा वो क्या होगा कि वो तमाम व्यक्ति
एक समझौता करते हैं, समझौते के माध्यम से एक समाज की व्यवस्था करते हैं, एक राज्य की व्यवस्था करते हैं, तो वही राज्य फिर वहाँ सद्गुणों का विकास करता है, सभ्य समाज का निर्माण करता है और एक व्यवस्थित व्यवस्था का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से अराजकता की स्थिति वापस से नए स्थापित हो सके। तो इस प्रकार से जो हॉब्स है वो व्यक्तिवाद का शुरू में समर्थन करते हैं। तो हॉब्स ने निरंकुशता के लिए निरंकुशता का प्रचार नहीं किया, बल्कि वो व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए निरंकुशता का प्रचार करते हैं। इस अर्थ में राज्य एक क्या है, कृत्रिम संस्था है, और हॉब्स राज्य को मनुष्य के आर्थिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से भी रोकते हैं। हॉब्स मानता है कि मनुष्य स्वार्थी होने के साथ साथ विवेकी भी है, वह आत्म केंद्रित ज़्यादा होता है, जो मनोवेगों अहम लाभ से ज़्यादा प्रेरित होता है। तो इस प्रकार से हॉब्स अपने राजनीतिक चिंतन को शुरू व्यक्ति के आत्म संरक्षण के उद्देश्य से करता है, और जिसका तार्किक परिणाम उसके निरंकुशतावादी स्वरूप के राज्य व शासक के निर्माण में उस रूप में होती है कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम समझौता करते हैं और समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण करते हैं, और ऐसा राज्य जो कि उस वहाँ एक व्यवस्थित व्यवस्था को स्थापित करेगा। लेकिन वो अंतिम रूप में ये सारा जो उद्देश्य है उसका एकमात्र लक्ष्य है कि व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप में एक सभ्य समाज और सभ्य जीवन उपलब्ध कराना। तो प्रमुख सूत्र क्या रहा, व्यक्ति। तो इस दृष्टि से हॉब्स क्या है, व्यक्तिवादी हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था सही ढंग से चले, वापस से उसमें अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था या राज्य की स्थापना होगी जो कि निरपेक्ष आधारशिला वाला होगा। तो इस दृष्टि से जो व्यक्तिवाद से शुरू करते हैं वो अपनी बात वो निरंकुशतावाद पे ख़त्म करते हैं। तो हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी भी है, लेकिन जो उनका निरंकुशतावादी जो वर्णन है उसके आधार पे जो आलोचक हैं जैसे वाहन वो कहते हैं कि हॉब्स एक नग्न निरंकुशतावाद की स्थापना करते हैं, लेकिन उसके कुछ कारण रहे हैं जैसा कि हमने पीछे वर्णन में देखा था। तो डनिंग के शब्दों में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी इसका मूल आधार पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी है, जो वस्तुतः निरपेक्ष संप्रभु की शक्ति और उसके व्यक्तिवाद के मध्य कोई तार्किक विरोध नहीं है। ये दोनों ही धारणाएं एक दूसरे की पूरक हैं और तार्किक हैं, क्योंकि स्वार्थी, झगड़ालू और असामाजिक मशीन रूपी मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए निरंकुशता का होना भी जरूरी है। हालांकि हॉब्स संप्रभु शक्ति के द्वारा मनुष्य के आत्मरक्षण के अधिकार की रक्षा हेतु प्रतिरोध करने का अधिकार भी देते हैं, और इस आधार पर जो निरंकुश सत्ता है उसको बहुत कुछ गौण भी वो बना देते हैं। तो निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद का एक समन्वयात्मक चित्रण उन्होंने अपने सिद्धांतों में प्रस्तुत किया है। तो ये हॉब्स है जो कि वैज्ञानिक राजनीति के पिता उन्हें कहा जाता है। कानूनी संप्रभुता की सर्वप्रथम धारणा प्रतिपादित करने वाले विचारक भी उन्हें कहा जाता है, और संविधावादी विचारकों में जो अग्रणी है हॉब्स, ये हॉब्स का जो तमाम जो चित्रण है वो उन्होंने इस प्रकार से अपने सिद्धांतों में प्रस्तुत किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।